नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश भाई आज आपके बीच में उपस्थित हूँ विश्व का प्रादेशिक भूगोल लेकर के। यह बीए बीएड थर्ड ईयर और बीए थर्ड ईयर के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं विश्व के प्रादेशिक भूगोल का सामान्य परिचय। भौगोलिक अध्ययन की दो प्रधान विधियां हैं। अर्थात भौगोलिक अध्ययन दो विधियों के माध्यम से मुख्यतः किया जाता है। पहली विधि है वह है क्रमबद्ध विधि। क्रमबद्ध विधि सिस्टेमैटिक मेथड। दूसरी विधि है प्रादेशिक विधि। रीजनल मेथड। इसी आधार पर भूगोल के भी दो वर्ग विभाजित हुए हैं, यानी क्रमबद्ध अध्ययन और दूसरा है प्रादेशिक अध्ययन। तो इसमें दो भूगोल के दो वर्ग निर्मित हुए हैं। पहला वर्ग है क्रमबद्ध भूगोल, अर्थात सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, और दूसरा है प्रादेशिक भूगोल, अर्थात रीजनल ज्योग्राफी, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। क्रमबद्ध भूगोल में किसी भी क्षेत्र विशेष को एक इकाई मान करके, यानी पूरा जो क्षेत्र है उसको क्या माना जाएगा, एक संपूर्ण इकाई माना जाएगा। तो पूरे क्षेत्र को एक संपूर्ण इकाई मान करके उसका अध्ययन किया जाता है, और इसमें उस क्षेत्र विशेष की सभी भौतिक विशेषताओं, सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी एक प्रदेश को संपूर्ण इकाई माना, जैसे विश्व को एक इकाई मान लिया गया, और इसके अंतर्गत उच्चावच, जलवायु आदि विभिन्न तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। दूसरी जो विधि है, यानी जो प्रादेशिक भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल में क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांट लिया जाता है। संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांट लिया जाता है, और उन छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यदि विश्व को एक इकाई मान करके उसको विभिन्न खंडों में, इकाइयों में विभाजित करके उसका अध्ययन किया जाए तो उसे विश्व का प्रादेशिक भूगोल कहा जाता है। इसी तरह अगर किसी महाद्वीप को, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, किसी एक महाद्वीप को एक क्षेत्र या इकाई मान करके उसको विभिन्न छोटी इकाइयों में विभाजित करके अगर अध्ययन किया जाए तो उसे महाद्वीप का प्रादेशिक भूगोल कहा जाएगा। इसी प्रकार किसी देश विशेष, जैसे भारत को छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित करके अगर उसका अध्ययन किया जाए तो उसे भारत का प्रादेशिक भूगोल कहा जाएगा।
अर्थात पूरे एक इकाई क्षेत्र को विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके उसका अध्ययन करना प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। वह इकाई संपूर्ण विश्व, संपूर्ण महाद्वीप या किसी एक देश विशेष से संबंधित हो सकती है। तो ये अध्ययन की दो विधियां हो गई, भौगोलिक अध्ययन की दो विधियां हो गई, एक क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा प्रादेशिक भूगोल। अब मुख्य बात आती है प्रदेश क्या चीज है, क्योंकि प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करने से पहले हमें किसी प्रदेश विशेष के बारे में पता होना आवश्यक है कि प्रदेश होता क्या है। इसी के आधार पर हम प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसलिए हम सबसे पहले प्रदेश को समझते हैं, प्रदेश क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं प्रादेशिक संकल्पना। रीजनल कॉन्सेप्ट। रीजनल कॉन्सेप्ट, प्रादेशिक संकल्पना। प्रदेश भूगोल की एक आधारभूत इकाई है, यानी भूगोल में अध्ययन की आधारभूत इकाई। भूगोल में अध्ययन की आधारभूत इकाई है प्रदेश। और प्रदेश कोई एक नया शब्द नहीं है। यूनान के भौगोलिक चिंतन के विकास के समय भी प्रदेश को भौगोलिक इकाई के रूप में, भौगोलिक अध्ययन की आधारशिला के रूप में पढ़ा जाता था। तो प्रदेश क्या चीज होती है, इसको परिभाषित किस प्रकार किया जा सकता है, इसकी परिभाषा के बारे में हम देखते हैं। प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जो अपने आप में समान तथा दूसरों से भिन्न होता है, यानी आंतरिक रूप से इसमें समानताएं होती हैं। प्रदेश की एक सामान्य परिभाषा हो सकती है, एक क्षेत्रीय इकाई जिसमें कुछ विशेष समानताएं पाई जाती हैं। क्षेत्र, प्रदेश वह क्षेत्र होता है जिसकी अपनी विशेषताएं होती हैं और अपने निकटवर्ती या अन्य प्रदेश से उसमें भिन्नता होती है, यानी आंतरिक रूप से समान होता है लेकिन बाह्य रूप से दूसरे प्रदेश से यह भिन्न होता है। इसको इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे ये ए कोई प्रदेश है, दूसरा ये बी कोई प्रदेश है। अब इन दोनों प्रदेशों की हम देखें तो ये मान लेते हैं हिंदी भाषा का प्रदेश है, और यह अंग्रेजी भाषा का प्रदेश है। प्रदेश में आंतरिक रूप से अत्यधिक समानताएं होती हैं। इसकी जो केंद्र होता है उसके पास समानताओं की अधिकता होती है, यानी कोर जो प्रदेश है, केंद्र में समानताएं अधिक होती हैं और परिधि पर असमानताएं अधिक होती हैं। जैसे जैसे असमानताएं बढ़ती जाती हैं, प्रदेश का जो क्षेत्र है वो समाप्त होता जाता है। अत्यधिक असमानता के बाद दूसरा प्रदेश प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार ये दोनों प्रदेश पूर्णतः भिन्न नहीं हो सकते, इनके बीच का जो क्षेत्र है
इस क्षेत्र में दोनों प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसमें हिंदी भाषा भी देखने को मिलेगी और अंग्रेजी भाषा भी देखने को मिलेगी, यानी दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोग यहाँ पर पाए जाएंगे। तो ये दोनों प्रदेश आंतरिक रूप से समान हैं, लेकिन एक दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्य भाषा है वो हिंदी भाषा है और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है। तो इस प्रकार प्रदेश आंतरिक रूप से समानताएं रखते हैं, लेकिन दूसरे से भिन्नता रखते हैं, क्योंकि इन दोनों के जो लक्षण हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस प्रकार प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आंतरिक रूप से समान होता है तथा दूसरे से भिन्न होता है। इसको समझने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हम देख सकते हैं। प्रदेश की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रीजन, प्रदेश की परिभाषा। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं विडाल डिग्ला ब्लास की परिभाषा। विडाल डिग्ला ब्लास को फ्रांस में मानव भूगोल का जनक माना जाता है और इन्होंने प्रादेशिक भूगोल को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विडाल डिग्ला ब्लास ने क्षेत्र विशेष जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक समानताएं पाई जाती हैं, उसे पेज कहा है। पेज यह एक फ्रांसीसी विद्वान था और फ्रांस के जो विद्वान थे उन्होंने ये प्रदेश के लिए पेज का प्रयोग शब्द का प्रयोग किया था और इसका अर्थ होता है लघु प्रदेश, यानी पूरी इकाई को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जिनमें भौतिक एवं सांस्कृतिक समानताएं पाई जाती हैं। भौतिक एवं सांस्कृतिक समानताएं पाई जाती है, उसे पेज की संज्ञा दी। पेज का अर्थ है लघु प्रदेश। तो इस प्रकार विडाल डिग्ला ब्लास ने एक क्षेत्र विशेष जो कि आंतरिक रूप से जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक समानताएं पाई जाती हैं उसे पेज कहा, अर्थात उसे लघु प्रदेश की संज्ञा दी। अगली परिभाषा देखते हैं। हर्बर्टसन की हर्बर्टसन के अनुसार प्रदेश वह इकाई है जिसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य इस प्रकार एक दूसरे से संगठित हैं, एक दूसरे से संबंध है कि उनसे उस प्रदेश विशेष उस क्षेत्र विशेष की एक अलग पहचान बनती है। यानी उसमें जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, मनुष्य पाए जाते हैं, उनके अंदर एक ऐसा अंतर संबंध विकसित हो गया है कि वो अपने आप में एक विशेष पहचान बनाते हैं, एक विलग प्रदेश की रचना करते हैं जो कि दूसरे क्षेत्रों से भिन्न है। तो हर्बर्टसन ने क्या कहा, प्रदेश वह इकाई है जो जिसमें रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य पशु पक्षी आदि सभी आपस में अंतर संबंधित हैं और इस प्रकार संयोजित हैं, संबंधित हैं कि वो उस प्रदेश की एक विशेष पहचान बनाते हैं, उसे एक विलग प्रदेश की पहचान प्रदान करते हैं।
तो इस प्रकार प्रदेश, इसी ने वही बात समझाने का प्रयास किया है कि प्रदेश है वो आंतरिक रूप से समान है, उसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो एक विशेष अंतःक्रिया के द्वारा एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, लेकिन बाह्य रूप से यानी दूसरे प्रदेश से वह प्रदेश क्या है, भिन्न है। तो ये हर्बर्टसन की परिभाषा थी। इसके बाद हम देखते हैं हार्टशॉन की परिभाषा। हार्टशॉन के अनुसार प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी विशिष्ट स्थिति होती है। प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी एक विशिष्ट स्थिति, स्थिति होती है, और इसके अलावा यह अपने आप में कुछ ऐसे विशेष अभिलक्षण रखता है, विशिष्ट अभिलक्षण या विशेष अभिलक्षण। विशेष अभिलक्षण रखता है जो कि दूसरे प्रदेशों से उसे अलग बनाते हैं। यानी एक विशिष्ट स्थिति होती है। विशिष्ट स्थिति का मतलब जैसे उत्तरी अमेरिका, इसकी अपनी एक विशिष्ट स्थिति है, यानी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित हो गया उत्तरी अमेरिका, और इसके विशेष अभिलक्षण हैं, यानी इसमें कुछ विशेषताएं ऐसी पाई जाती हैं जैसे मानसूनी जलवायु का प्रदेश, तो यह प्रदेश मानसूनी जलवायु का प्रदेश है, तो दूसरे प्रदेशों से इसकी जलवायु की जो भिन्नता है वो इसे एक अलग पहचान देती है, इसका एक विशेष अभिलक्षण बनती है जो कि अन्य प्रदेशों से इसका भिन्न है। तो इस प्रकार हार्टशॉन ने विशिष्ट स्थिति वाले प्रदेश को, जो कि अपने आप में कुछ विशिष्ट लक्षण रखता है, अभिलक्षण रखता है और अन्य प्रदेशों से अलग पहचान बनाता है, उसको एक प्रदेश की संज्ञा दी है। अब हम पढ़ते हैं प्रादेशिक संकल्पना का विकास। प्रादेशिक संकल्पना का विकास अर्थात प्रदेश की जो संकल्पना है उसका विकास किस प्रकार हुआ, क्योंकि प्रारंभ में भूगोल का जो अध्ययन है वो एक छोटे स्तर पर किया जाता था। जो भूगोलवेता थे वो अपने क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारियां रखते थे, उनके बारे में नए क्षेत्रों की खोज करना, तो इस प्रकार अध्ययन किया जाता था। धीरे धीरे इसमें क्या है, प्रादेशिक संकल्पना का विकास हुआ। प्रादेशिक संकल्पना का विकास मुख्यतः आधुनिक युग की देन है, लेकिन इससे पहले भी कुछ इसके बारे में प्रयास किए गए संकल्पना का विकास करने का। जैसे सबसे पहले 18वीं शताब्दी में लेजर और बुआक नामक विद्वानों ने विशुद्ध भूगोल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। विशुद्ध भूगोल यानी जिसमें क्षेत्र विशेष को अलग अलग इकाइयों में बांट करके उसका संपूर्ण वर्णन किया जा सके, इस प्रकार इन्होंने प्रयास किया। क्योंकि इनका मानना था कि राजनीतिक जो सीमाएं होती हैं, राजनीतिक सीमाएं परिवर्तनशील हो सकती हैं। अतः अगर राजनीतिक सीमाओं में परिवर्तन होता है तो किसी प्रदेश विशेष की सीमाओं में परिवर्तन हो जाएगा और उसकी वजह से एक प्रदेश का जो क्षेत्र है उसका वर्णन पुनः करना पड़ेगा। इसलिए एक प्रदेश की संकल्पना को राजनीतिक सीमाओं से बचाने के लिए, राजनीतिक सीमाओं की समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने विशुद्ध भूगोल प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके पश्चात आधुनिक युग में
आधुनिक युग में प्रादेशिक भूगोल की संकल्पना को कार्ल रिटर ने आगे बढ़ाया और इन्होंने विश्व का प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत किया। कार्ल रिटर का प्रादेशिक भूगोल के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इन्होंने सबसे पहले विश्व का प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत किया था, लेकिन इन्होंने प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार इस विषय में किसी प्रकार की कोई संकल्पना प्रस्तुत नहीं की थी। इन्होंने विश्व का प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत किया और इनका मानना था कि भूतल को संपूर्णतः समझने के लिए इसको छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और उन छोटी छोटी इकाइयों को पढ़ने के पश्चात ही संपूर्ण भूतल का समाकलन किया जा सकता है, अर्थात संपूर्ण भूतल को आसानी से समझा जा सकता है। इसके पश्चात के जो विद्वान हैं उनमें रिचर्ड हार्टशॉन, हर्बर्टसन, विडाल डी ब्लास, व्हिटलसी आदि विद्वानों ने प्रादेशिक भूगोल की संकल्पना को विकसित करने का प्रयास किया। विडाल डी ब्लास के अनुसार प्रादेशिक भूगोल को किसी भी छात्र को समझने के लिए प्रादेशिक भूगोल को समझाने की सबसे जो अच्छी विधि है या भूगोल को समझाने की सबसे अच्छी विधि जो है वो है प्रादेशिक भूगोल। उन्होंने भूगोल को समझने की सर्वोत्तम विधि प्रादेशिक भूगोल को माना और प्रादेशिक भूगोल की संकल्पना को आगे बढ़ाने का कार्य किया। वान रिchthofen ने आधुनिक युग में छोटी इकाइयों के विभाजन का प्रारंभ किया था और उन्होंने अपनी पुस्तकों में, अपने शोध पत्रों के माध्यम से प्रादेशिक भूगोल की संकल्पना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त हार्टशॉन ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी के माध्यम से प्रादेशिक भूगोल की संकल्पना को विकसित करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन की यानी क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को भी प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से प्रादेशिक संकल्पना का विकास भूगोल में हुआ। इस प्रकार प्रादेशिक संकल्पना का विकास आधुनिक युग से पूर्व से प्रारंभ होकर वर्तमान तक यह प्रादेशिक संकल्पना का विकास चल रहा है और इसी क्रम में हम आगे जो नेक्स्ट क्लास में हम प्रादेशिक भूगोल की जो प्रवृत्तियां अन्य रह जाती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।